गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हम अपना अगली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सब के अंदर। तो हमारी अगली यूनिट होगी इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर दो लॉ है बेसिकली, एक इन्वायरमेंट लॉ, एक ह्यूमन राइट लॉ है। तो हम इन्वायरमेंट लॉ का जो पार्ट है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट लॉ। ठीक है, ह्यूमन राइट लॉ फिर भी छोटा सा पार्ट है, 4-5 लेक्चर में हो जाएगा। जो इन्वायरमेंट लॉ है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारे यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज नहीं किए हैं और वो करना चाहता है तो प्लीज हमें ईमेल करें। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट पर पता चल जाएगा आपको, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और नोट्स की फीस भी आपको पिन कमेंट से ही पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट करिए और हमें ईमेल करो ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अगर आप अभी देर करेंगे तो नोट्स मिलने में भी आपको देर होगी और फिर आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे, आपका एग्जाम पास में आ जाएगा। तो इसलिए जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है हमें ईमेल करो जिन भी बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को, जहां हम बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट लॉ में, दैट इज इन्वायरमेंट मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट शब्द के मीनिंग की। उसके साथ साथ हम इसके टाइप्स को देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट को देखेंगे और कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बनना बहुत चांसेस होते हैं इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर। ठीक है, तो पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखो, दो तरह के मीनिंग है, एक तो लिटरल मीनिंग है, एक है लीगल मीनिंग। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो जो इन्वायरमेंट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरोन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है आवर सराउंडिंग। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम इसके लीगल मीनिंग की बात करें तो लीगल मीनिंग देखो भाई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वहां सेक्शन 2 क्लोज ए में इसको डिफाइन किया गया है। इन्वायरमेंट शब्द को कहा गया है कि इन्वायरमेंट शब्द के अंदर इंक्लूड होता है वाटर, लैंड, एयर और इनका इंटर रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में। ठीक है, और इनका इंटर रिलेशनशिप और इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो इंक्लूड होता है इन्वायरमेंट वर्ड के अंदर। ये सेक्शन 2 क्लोज ए में डिफाइन किया गया है। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 में इसको एनेक्ट किया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये हो गई मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट की बात। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो कई तरह के टाइप्स होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, मैन मेड इन्वायरमेंट हो गया, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो उसके ये दोनों लिख लेते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो हमारा इन्वायरमेंट लॉ के अंदर पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट की। दूसरी तरफ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की। देन हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट की। तो इन चार चीजों की हम बात करने वाली हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में लिटरल एंड लीगल मीनिंग है इसका, लिटरल एंड लीगल मीनिंग। तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें
ये कहता है कि इन्वायरमेंट वर्ड is derived from French word क्या था वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरोन फ्रेंच वर्ड से निकाल लिया गया है जिसका मतलब है मीन्स आवर सराउंडिंग। तो ये लिटरल मीनिंग हो गया इन्वायरमेंट वर्ड का। आगे हम बात करते हैं लीगल मीनिंग की। तो लीगल मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज गिवन इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कहता है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स water, land, air and their relationship among and between them and with living organisms। और ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है? दी गई सेक्शन 2 क्लोज ए में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो दैट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1986 was enacted under Article 253 of Indian Constitution। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। तो इस एक तरह का हो सकता है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा टाइप हो सकता है मैन मेड इन्वायरमेंट, और थर्ड है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 3 टाइप है हमारे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की। अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की। तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पे, तो कचरा कचरा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा आप लोगों को। हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की। तो कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, एक एक करके हम उनको एक ग्राफ में लिखवाऊंगी, फिर हम उनको बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। पहला हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट। क्या पहला कंपोनेंट? फिजिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, उसके बाद आता है बायोस्फीयर, उसके बाद आता है लिथोस्फीयर,
उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, और लास्ट में आता है एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के। जब हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की, देखो फिजिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, वाटर, लैंड, ये सब आता है इसके अंदर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। यानी एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वो आते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो सबसे पहले हम फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो इट इंक्लूड्स, फिजिकल के अंदर लिखो, इट इंक्लूड्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, which means non-living components, non-living elements बोल सकते हैं हम, जैसे लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर, लैंड, वाटर, टेम्परेचर, एयर एंड प्रेशर, ये सारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है। दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स, मींस लिविंग कंपोनेंट्स। इसका मतलब है मीन्स दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कौन से होते हैं वो? बायोटिक एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट like plants, animals या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। तो अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर का मतलब होता है ऑल अबाउट लाइफ, और इसके अंदर सारे लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं अर्थ के, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और इनका इंटरेक्शन होता है जो इन्वायरमेंट के साथ, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो बायोस्फीयर में लिखो, इट मीन्स ऑल अबाउट लाइफ एंड इट इंक्लूड्स all living components of the earth like plants, animals और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and their interaction।
एंड देयर इंटरेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। हम आगे लिखते हैं, यहाँ ग्राफ में अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। लिथो का मतलब होता है सोयल, यानी इसके अंदर क्या आती है, जो हमारी अर्थ की अपर सरफेस है या क्रस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लिथोस्फीयर है। इट इंक्लूड्स upper surface and crust of the earth. It is essential for the growth of plant. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रो से मतलब वाटर की हम बात कर रहे हैं। तो वाटर दो तरीकों से हमारे उस पे प्रेजेंट है अर्थ पे। एक तो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर जो अर्थ के नीचे है, सरफेस वाटर जो मतलब ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वोर्स इनमें पाया जाता है। ठीक है, 71% अर्थ सरफेस आती है। तो 71% अर्थ सरफेस includes surface water like in ocean, lake, reservoir and rivers। एंड सरफेस वाटर के अलावा और क्या है, ग्राउंड वाटर। which is below the earth। उसके बाद हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है वो है एटमोस्फियर। देखो, एटमोस्फियर के अंदर 4 स्फीयर होते हैं, जो बेसिकली मेरे ख्याल से 5 होते हैं। तो 4 स्फीयर है, तो इसमें है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ 4 स्फीयर्स, मेड अप ऑफ 4 स्फीयर्स। कौन से है? पहला है ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है ये लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर है। इसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है ये सब इसके अंदर होते हैं, वर्टिकल विंड्स होती हैं, ये ऑक्सीजन वगैरह है जो हमारी ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। It includes water vapors। ये जो टॉपिक है ना, आपको पेपर 1 है जो हमारा यूजीसी नेट का, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट करके एक सब्जेक्ट है, वहां बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। डिटेल में वहां पढ़ना है ये टॉपिक, तो वहां बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारे इन्वायरमेंट लो है, तो इससे रिलेटेड इस वजह से हम ये टॉपिक ऐसे पढ़ रहे हैं। वर्टिकल विंड्स, टेम्परेचर, ये सब आता है इसके अंदर। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड कीप अर्थ इन अ लिवेबल टेम्परेचर and it allows weather occurs। तो ये पहली स्फीयर है एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, जहां हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, जो सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इट इज सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। And here ozone layer is present।
ठीक है। थर्ड हमारा स्फीयर है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो मिटेओर्स या एस्ट्रॉइड्स आते हैं पृथ्वी की तरफ, उनसे बचाने पृथ्वी को उनसे बचाने में हेल्प करती है ये लेयर। ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ प्रोटेक्शन। It burns up most meteors and asteroids before they are unable to reach the earth's surface. It has the coldest atmospheric layer. Layer surrounding the earth. ठीक है। मीजोस्फीयर के बाद आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, जैसे हीलियम हो गया, एटॉमिक नाइट्रोजन हो गया, एटॉमिक ऑक्सीजन हो गया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, यूवी रेज को या फिर जो एक्स रेज आती हैं सन से, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्फीयर। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर हीलियम, atomic nitrogen, and atomic oxygen are present. It absorbs the UV rays and X rays given off by the sun. ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए इन्वायरमेंट के। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट की। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट ना 3 बेसिक एलिमेंट पर डिपेंड करता है। एक तो होता है बायोडाइवर्सिटी, एक होता है हैबिटेट, और एक होता है एनर्जी। ठीक है। जो वर्किंग ऑफ एनर्जी है, मतलब जो इन्वायरमेंट है, इसका काम है या जो सिस्टम है, ये पूरा एनर्जी से चलता है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आपने सुना होगा स्कूल में भी, ये क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, ये एनर्जी को जनरेट करते हैं, और ये क्लाइमेट टू क्लाइमेट, रीजन टू रीजन ये डिफर करती रहती है, और फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसे चलता रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट की। तो इसके अंदर लिखो कुछ चीजें। स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट depends upon 3 basic elements. पहला है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है हैबिटेट, और थर्ड है हमारा एनर्जी। ठीक है। सो वर्किंग ऑफ एन इन्वायरमेंट
and its system are governed by the flow of energy. ठीक है, उसके अलावा इट जनरेट्स इट्स ओन ऑर्गेनिक मैटर्स and it differs from region to region and climate to climate. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हमारे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट की, जिसको जो डिपेंड है सिविलाइजेशन के कंसेप्ट पर। ठीक है, तो तीन तरह के कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट की यहाँ बात की गई है। एक तो है कंसेप्ट ऑफ डेटर्मिनिज्म, जिसको इन्वायरमेंट डेटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ नियो डेटर्मिनिज्म। ये क्या क्या है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। सबसे पहले लिखो इट बेस्ड ऑन इट डिपेंड ऑन सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर आर 3 कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब वो क्या क्या कंसेप्ट है? पहला है कंसेप्ट ऑफ डेटर्मिनिज्म, जिसको इन्वायरमेंट डेटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, और थर्ड है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ नियो डेटर्मिनिज्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक करके हम ये कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डेटर्मिनिज्म। तो जो कंसेप्ट ऑफ डेटर्मिनिज्म है, ये मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म है, जिसका मतलब है कि जो ह्यूमन सोसाइटी थी, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, मतलब बिल्कुल शुरुआत में जब ह्यूमंस डेवलप हुए थे, तो जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी उसका और जो नेचर है उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता था, क्योंकि ह्यूमंस उस टाइम पूरी तरह से नेचर पर ही डिपेंडेंट थे। तो ये स्टेज क्या कहती है? स्टेज पर क्या है कि ह्यूमंस पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड थे नेचर से, और यहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो जीरो था ही, बिल्कुल लो था उस स्टेज पे, तो कुछ ही नहीं पता था लोगों को। तो ये एक स्टेज थी सोशल डेवलपमेंट की, जो कि प्रिमिटिव स्टेज होती है। तो जो डेटर्मिनिज्म है ये इस नोशन पर बेस है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका मैसिव इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स बाय इन्वायरमेंट। तो हम बोल सकते हैं ह्यूमन कंडक्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, तो डेटर्मिनिज्म एब्सोल्यूट नेसेसिटी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करता है। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेटर्मिनिज्म, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसके ये सारी चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम अब अगले कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इट इज इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म, और ये जो बातें मैं इनके बारे में बता रही हूँ ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं ये हर बारी, और ये टॉपिक आपको कहीं और देखने को मिलेगा भी नहीं, इसलिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से सुननी है और इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखना है। सो इट मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन
प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, ना जंगल में रहते थे और उलाला करते थे, वो वाली बात है ये। ठीक है, मतलब किसी से लेना देना नहीं था, खाते पीते सोते, वो वाली सोसाइटी थी ये। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर। उसके अलावा एट दिस स्टेज ह्यूमन आर greatly influenced by nature and level of technology is low at this stage. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इस कंसेप्ट में, it is a stage of human social development, human social development which is at a primitive stage. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटरमिनिज्म इज बेस्ड ऑन नोशन दैट फिजिकल एनवायरमेंट has a massive and controlling has a massive and controlling impact on human beings. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से ह्यूमन कंडक्ट इज नॉट इंडिपेंडेंट। पूरी तरह से किस पर डिपेंड थे ये? नेचर पर डिपेंड थे। तो ये तो ह्यूमन कंडक्ट तो इंडिपेंडेंट था ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो डिटरमिनिज्म है ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी की बात करता है। डिटरमिनिज्म टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म था, जिसको इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब ये क्या है भैया, ये भी समझने की कोशिश करते हैं हम। तो कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म बेसिकली एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करता है। जैसे डिटरमिनिज्म एब्सोल्यूट नेसेसिटी की बात करता है, यहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात की गई है कि ह्यूमंस को पूरी फ्रीडम है। यहाँ पे ये बात करता है कि ये जो कंसेप्ट है ये एज अ रिएक्शन एमर्जिनेट हुआ था, किस के रिएक्शन के रूप में? जो इन्वायरमेंट डिटरमिनिज्म है, ये एब्सोल्यूट डिटरमिनिज्म का जो कंसेप्ट है उसके एज अ रिएक्शन एमर्जिनेट हुआ था। ये जो कंसेप्ट है ये कहता है कि एक जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही एक्टिव एजेंट है और यहाँ पर इन्वायरमेंट कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन है और इन्वायरमेंट है उनका रिलेशनशिप को एक डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ये कहता है कि जो नेचर है वो ह्यूमंस को अलग अलग तरह की नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जिन अपॉर्चुनिटीज का इंसान यूज करते हैं और अपनी डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि धीरे धीरे जैसे इंसानों की डेवलपमेंट होती रहती है और जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो जाता है, यानी कि जो भी इंसान करता है वो चीजें नेचर टॉलरेट करना शुरू कर देता है। ये कंसेप्ट ये कहता है। जैसे प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक को फिर नेचर ने टॉलरेट करना शुरू कर दिया, तो टेक्नोलॉजी आई है जो मतलब कचरा फैला रही है, नेचर टॉलरेट कर रहा है। बेसिकली ये कंसेप्ट ये कह रहा है, ठीक है, कि धीरे धीरे जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो जाएगा, जैसे जैसे जो ह्यूमन है नेचर को यूज करता जाएगा।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेसिकली इसी चीज के बारे में बात करता है। तो चलिए इसके बारे में नोट्स बनाते हैं। दैट कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट फ्रीडम and this concept emerginate as a reaction of environment determinism. नेक्स्ट हम बात करें so man is an active agent and for this environment is of no issue. And it attempts to explain man and environment relationship in a different way. इसके अलावा ये कहता है इट सेज दैट नेचर प्रोवाइड्स opportunities and human beings makes use of them. ठीक है, then slowly nature gets humanized and starts bearing the imprints of human endeavor. ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, ये क्या कंसेप्ट है भाई? जब डिटर्मिनिज्म के आगे नियो लगा दिया तो नया कंसेप्ट बन गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट, ये जो थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये दिया गया था एक इंग्लिश जियोग्राफर थे ग्रिफ्थ टेलर। उन्होंने 1920 में ये कंसेप्ट दिया था। ये कंसेप्ट कहता है, मतलब एक बीच का रास्ता अपनाया गया है डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का। ये कंसेप्ट कहता है कि ना तो कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी जैसी चीज होती है और ना ही कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी चीज होती है। तो ये थ्योरी बेस्ड है कि जो ह्यूमन, ये जो कंसेप्ट है कि ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ नेचर को तभी कॉन्कर कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जब वो नेचर को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास मोस्ट डेंजरस जो सिग्नल होता है ना, वो रेड सिग्नल होता है ना, जो डेंजर का सिग्नल होता है। तो अगर ह्यूमंस को डेवलपमेंट कर रहे हैं ह्यूमंस अपनी, तो ह्यूमन सिर्फ उसी रेड सिग्नल तक अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाकर अगर वो नेचर को कोई हार्म पहुंचाते हैं, नेचर को यूज करते हैं, तो नेचर फिर अपना तांडव दिखाएगा भैया। फिर ये कंसेप्ट ये बात कहता है कि अगर ह्यूमंस ऐसी कोई चीज करते हैं नेचर के साथ जो मतलब इस रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाती है, तो फिर नेचर अपना रूप दिखाएगा। ये कंसेप्ट ये कहता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ नेट नियो डिटर्मिनिज्म। क्या है? दिस थ्योरी डेवलप्ड इन 1920 by English geographer कौन थे? ग्रिफ्थ टेलर।
ठीक है, तो उन्होंने कहा ही सेज, ग्रिफ्थ टेलर ने इवोल्व अ मिडल पाथ बिटवीन determinism and possibilism. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट ही सेज नाइदर देर इज अ स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनिज्म, nor there is a stage of absolute freedom. किस चीज की, यानी पॉसिबिलिज्म की, मतलब ऐसी कोई स्टेज नहीं होती कि जहां पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी की भी स्टेज हो या फिर एब्सोल्यूट फ्रीडम की स्टेज हो, हमेशा बीच का रास्ता होता है। तो ये थ्योरी बेस्ड है, दिस थ्योरी is based on the concept that human being can conquer nature by obeying, ये बोल सकते हैं following it। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया, सो मोस्ट डेंजरस सिग्नल क्या होता है, ये भी लिख लो, डेंजरस सिग्नल इज रेड सिग्नल। सो फॉर डेवलपमेंट you can go up to this stage या सिग्नल ओनली। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ नियो डिटरमिनिज्म जो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टॉपिक की। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन द इन्वायरमेंट लॉ।